Hollywood to the screen presenting Opus। फिल्म की शुरुआत होती है एरियल से, जो एक मीडिया हाउस में काम करती है और उसका सपना है कि वो एक बड़ी राइटर बने। लेकिन इन दिनों उसे कोई बड़ी खबर नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उसकी मैगजीन भी ज्यादा नहीं बिक रही थी। फिर एक दिन अचानक उसको एक बहुत अच्छी खबर मिलती है। 90 के दशक का एक फेमस पॉप सिंगर जिसका नाम है अल्फ्रेड मोराटी अचानक से रिटायरमेंट के सालों बाद वापसी का ऐलान करता है और कहता है कि वो अपना नया म्यूजिक एल्बम लॉन्च करने वाला है। ये खबर मीडिया में आग की तरह फैल जाती है, लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब मोराटी कहता है कि वो अपने एल्बम लॉन्च से पहले सिर्फ 6 लोगों को अपने प्राइवेट कंपाउंड में इनवाइट कर रहा है। इन 6 लोगों में हमारी कहानी की हीरोइन एरियल भी शामिल होती है। इसके अलावा उसका बॉस, एक टॉक शो होस्ट, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक सेलिब्रिटीज की फोटो लेने वाला, पेपराजी और एक फेमस रेडियो जॉकी भी उस लिस्ट में शामिल होते हैं। जब ये सब लोग मोराटी के कंपाउंड में पहुंचते हैं तो पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल लगता है, बल्कि काफी अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं उनसे उनके फोन और लैपटॉप ले लिए जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है, पर जाते समय सब कुछ वापस कर दिया जाएगा। हालांकि ये बात एरियल को थोड़ी अजीब लगती है। खैर, थोड़ी देर में पार्टी शुरू होती है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि मोराटी असल में एक अजीब से कल्ट का हिस्सा है और ये जो बाकी लोग कंपाउंड में दिख रहे हैं वो सभी उसी कल्ट के मेंबर हैं। खुद को ये लोग लेवलिस्ट कहते हैं और सब ने एक जैसे कपड़े पहन रखे होते हैं। इन लोगों का अजीब सा बिहेवियर उनकी नजरों और हाव भाव से साफ झलक रहा होता है कि ये जगह कुछ ठीक नहीं है। एरियल को भी ये बहुत डाउटफुल लग रहा था, इसीलिए वो ठान लेती है कि इस पार्टी में रहते हुए ही वो इस कल्ट के बारे में और जानने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर कंपाउंड में सब कुछ बाहर से बहुत लग्जरी दिख रहा था, जैसे स्पा, मसाज और बाकी सारी सुख सुविधाएं। रेडियो जॉकी तो मजे से मसाज करवा रहा होता है, लेकिन तभी कुछ अजीब लोग उसके पास आते हैं और एक मशीन के जरिए उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। ये सीन स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता, लेकिन साफ हो जाता है कि एरियल की जो आशंका थी वो सही थी। ये कल्ट नॉर्मल लोगों का नहीं है और मोराटी ने इन्हें यहाँ पर किसी खास मकसद से बुलाया है। अगली सुबह जब बाकी बचे 5 लोग उठते हैं तो उनको ये दिखता है कि अब हर किसी के पीछे एक बॉडीगार्ड जैसा इंसान लगा दिया गया है जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। एरियल को सबसे ज्यादा झंझलाहट हो रही थी। सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए एरियल मोराटी को दिखती है जो आराम से बैठा अपनी पेंटिंग बनवा रहा होता है। एरियल पास जाती है और सीधा सवाल कर देती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ये कल्ट आखिर चलता कैसे है। जब एरियल मोराटी से कल्ट के बारे में पूछती है तो मोराटी थोड़ा हैरान होकर बोलता है कि ये कैसा सवाल है। इस पर एरियल समझाने लगती है। वो पूछती है कि हम लोग गॉड को मानते हैं, वैसे ही तुम्हारा ये कल्ट क्या करता है और किस पर भरोसा करता है। मोराटी मुस्कुरा कर पूछता है, अगर कोई ग्रुप ना किसी को मानता हो ना कुछ करता हो तो उसको क्या कहोगी। जिस पर वो एरियल को बातों ही बातों में एक अलग जगह ले जाता है, एक अजीब सा कैंप। वहाँ एरियल देखती है कि एक आदमी पागलों की तरह सीप यानी कि सी शेल्स खोलने की कोशिश कर रहा था। वो उसमें इतना खो गया था कि सीप खोलते वक्त उसका हाथ बुरी तरह से कट जाता है। खून बहने लगता है, लेकिन काम छोड़ना उसको मंजूर नहीं था। एरियल पूछती है कि ये सब क्या है। मोराटी जवाब देता है, हम सब यही करते हैं, ये सिखाने के लिए कि 100 बेकार सीपों से एक मोती की कीमत कितनी ज्यादा होती है। दुनिया में हर चीज बराबर नहीं होती और ये बात समझना बहुत बड़ी बात होती है। एरियल को उसकी बातें कुछ खास समझ नहीं आती है और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जब वो तैयार हो रही थी तभी कुछ लोग उसके कमरे में आ जाते हैं। ये सभी लेवलिस्ट थे। उसको बताया गया कि ये लोग उसको ग्रूम करने आए हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उन्होंने एरियल से एक अजीब सवाल पूछ लिया, क्या आपने अपनी पर्सनल सफाई कर ली। एरियल को गुस्सा आ गया कि इससे आपका क्या मतलब है, और वैसे भी ऐसी जगहों की सफाई कौन देख रहा है। एक लेवलिस्ट बोलता है, नहीं कोई नहीं देखेगा, लेकिन यहाँ ये हमारे रूल्स में आता है, लड़का हो या लड़की उसकी पर्सनल क्लीनिंग बहुत जरूरी है और हमें मोराटी ने खास इसी काम के लिए भेजा है। बहरहाल एरियल तैयार होती है और सबको एक बार फिर से पार्टी में ले जाया जाता है, लेकिन इस बार पार्टी में सिर्फ वही 5 लोग मौजूद थे जो बाहर से आए थे।
मोराटी वहां अपना परफॉर्मेंस शुरू करता है। वो बच्चों जैसी हरकतों में डांस कर रहा होता है और सब हंसते हैं। लेकिन तभी इन्फ्लुएंसर लड़की को अचानक तेज खांसी शुरू हो जाती है और वो खुद पर कंट्रोल खो बैठती है। उसकी हालत देखकर सब घबरा जाते हैं, मगर मोराटी उसकी मदद करने के बजाय सबको बाहर ले जाने की बात करता है और कहता है कि उसकी देखभाल कोई और कर लेगा। चलो हम लोग बाहर ताजी हवा लेते हैं। बाहर आने के बाद सब लोग लेवलिस्ट और मोराटी के कल्ट के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी मोराटी खुद बोल पड़ता है, हमारा कल्ट मानता है कि कोई भी इंसान कभी भी भगवान बन सकता है। जो भी इंसान इस दुनिया में पहली बार कुछ बनाता है वो हमारे लिए भगवान के बराबर होता है। जैसे जिसने पहली बार घोड़े के पैरों में लगाने वाले हॉर्स शू बनाए, वो भी हमारे लिए भगवान है। ये सब सुनकर एरियल अपनी बॉस को अलग ले जाती है। वो कहती है कि सोचो अगर हम इस कल्ट पर एक स्टोरी लिखें तो हमारी मैगजीन का नाम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन उसकी बॉस को ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता है। इसी बीच बात करते करते अचानक एक तीर उड़ता हुआ आता है और सीधा उसकी बॉस को लग जाता है। एरियल और उसकी बॉस दोनों सन्ने रह जाते हैं। तभी कुछ लोग भागते हुए आते हैं और एक बच्चा सामने आकर माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं तीर चलाना सीख रहा था और ये मेरे हाथ से फिसल गया। एरियल उस बच्चे की हिम्मत देखकर दंग रह जाती है। न चेहरे पर कोई डर न घबराहट, बस एक सीधा साधा सॉरी। उसकी बॉस को तुरंत फर्स्ट एड दिया जाता है, लेकिन हालत अभी भी नाजुक बनी हुई थी। शाम को एरियल फिर से बाकियों के पास जाती है और बोलती है कि क्या तुम लोगों को यहाँ पर कुछ अजीब नहीं लग रहा है? देखो, उन्होंने हमारे फोन, लैपटॉप सब कुछ छीन लिया है जिनसे हम बाहर की दुनिया से बात कर सकते थे। हर वक्त हम पर नजर रखी जा रही है। क्या पता किसी कमरे में कैमरा या फिर माइक लगा हो सकता है हमारी बातें भी सुनी जा रही हो। लेकिन बाकी लोग एरियल की बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, उल्टा उसके ऊपर हंसते हैं। कोई बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मोराटी ने इतना बड़ा अरेंजमेंट सिर्फ फोन छीनने के लिए किया है? जब एरियल को लगता है कि कोई उसकी बात को समझना नहीं चाहता है तो वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। पर अब उसने ठान लिया था कि वो यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकेगी। सुबह सुबह जब सब सो रहे थे, एरियल चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकल जाती है ताकि किसी गार्ड की नजर उस पर ना पड़े। उसका मकसद था अपने फोन और लैपटॉप को ढूंढना। घूमते घूमते उसे कंपाउंड के एक कोने में एक अजीब सी जगह दिखती है जो बाकी हिस्सों से थोड़ी अलग लग रही थी। उसे शक होता है कि यहाँ पर कोई राज छुपा है, इसीलिए वो अंदर चली जाती है। ये जगह बार जैसी लग रही थी, लेकिन वहां का नजारा देखकर एरियल का दिल दहल जाता है। वहां जानवरों के कटे हुए सर और अंग पड़े हुए थे। उसको समझ आ जाता है कि इस कल्ट में कुछ डरावने रिवाज भी होते हैं जिनमें जानवरों की बलि दी जाती है। तभी उसे एक टोकरी में सारे मोबाइल और लैपटॉप दिखते हैं, लेकिन कैमरे के जरिए दर्शकों को जो चीज दिखाई जाती है वो एरियल नहीं देख पाती, और वो थी उस आरजे की लाश जिसे फिल्म की शुरुआत में मारा गया था। इतना सब देखकर एरियल डर जाती है और दौड़ते हुए अपने कमरे में वापस आती है। वो फौरन अपना सामान पैक करती है और मोराटी के पास पहुंचकर कहती है कि उसको तुरंत यहाँ से जाना है। मोराटी उससे पूछता है कि क्या किसी ने उसको डराया है या कुछ गलत कहा है, लेकिन एरियल कोई जवाब नहीं देती है। वो बस पूछती है कि आरजे कहाँ पर है। इस पर मोराटी का असिस्टेंट जवाब देता है कि वो डिनर के लिए तैयार हो रहा है। फिर एरियल इन्फ्लुएंसर के बारे में पूछती है जो उस दिन खांसते हुए बेहोश हो गई थी। असिस्टेंट बताता है कि उसको अस्पताल से वापस लाया गया है, अब वो ठीक है और बच्चों के पपेट शो में शामिल होगी। लेकिन एरियल का मन नहीं मानता है। वो दोबारा जोर देती है कि उसको अभी जाना है। तभी मोराटी का एक और सहायक आता है कि अभी कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं है, सारी गाड़ियां सिटी की तरफ गई हैं और अगले 40 मिनट तक कोई बाहर नहीं जा सकता है। मोराटी थोड़ा नरम होकर कहता है कि वो उसे जबरदस्ती नहीं रोकेगा, लेकिन बच्चों ने जो शो तैयार किया है प्लीज तुम उसको देख लो, उनका दिल मत तोड़ो। वहाँ एक छोटी बच्ची भी एरियल से रुकने की मिन्नतें करती है और एरियल को मन मारकर मानना पड़ता है। शाम को बच्चों का पपेट शो शुरू होता है, लेकिन ये शो बहुत अजीब था। यहाँ साधारण पपेट डॉल्स की जगह मरे हुए चूहों के पपेट थे और ये 6 पपेट चूहे साफ साफ उन 6 मेहमानों का प्रतीक लग रहे थे। एरियल, उसकी बॉस, आरजे, इन्फ्लुएंसर और वो पेपराजी। एरियल को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसने चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आने दिया।
तभी जिस बीन बैग पर वो बैठी थी उसमें हरकत होने लगी। वो घबरा कर उठी, जिसके बाद वो बीन बैग फट जाता है। उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि वही इन्फ्लुएंसर एमिली होती है, जो कुछ दिन पहले गायब हो गई थी। इस वक्त एमिली की हालत बेहद डरावनी थी। उसके चेहरे और मुंह पर अजीब तरह की सूजन थी। उसकी जीभ और आंखें ऐसे फूल चुकी थी जैसे अंदर से फुला दी गई हो। एरियल ये देखकर कांपने लगती है और गुस्से में मोराटी से पूछती है, इसे क्या हुआ है? मोराटी बिना किसी हैरानी के बिल्कुल शांत लहजे में जवाब देता है, इसने गलती से एक केमिकल पी लिया था, जिससे शरीर के जिन हिस्सों में पानी ज्यादा होता है वो सब सूज जाते हैं। ये कहकर वो एमिली की सूजी आंख को छूता है और वो आंख फट जाती है और उसकी सारी गंदगी मोराटी के चेहरे पर चली जाती है। मोराटी गुस्से से पागल हो जाता है। अब बाकी मेहमानों को भी सच्चाई समझ में आने लगती है और वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लेवलिस्ट उनके ऊपर हमला कर देते हैं। एरियल के बॉस और एक साथी को तुरंत चाकू घोंपकर मार दिया जाता है। एरियल को भी मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन मौका देखकर वो खिड़की से कूद जाती है और एक म्यूजियम जैसी जगह में जाकर छुप जाती है। वहाँ उसे आरजे का कटा हुआ सर और वही जहरीला केमिकल भी दिखता है जो एमिली को पिलाया गया था। पार्टी की तैयारियां भी उसी जगह चल रही थी और एरियल समझ जाती है कि उन्हें मारकर फिर से ये सब जश्न मनाने वाले हैं। तभी एक गार्ड वहाँ पर खिड़की से घुसता है और एरियल को पकड़कर बेहोश कर देता है। होश आने पर एरियल खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। साथ में उसका एक और साथी भी बंधा होता है। सामने मोराटी और सभी लेवलिस्ट जश्न के मूड में खड़े होते, हाथों में जहर मिला शैंपेन ली। एक लेवलिस्ट लड़की पहले उसके साथी को जहर पिलाती है और फिर एरियल की बारी आती है, लेकिन वो लड़की एरियल पर रहम कर देती है और शैंपेन पिलाने की एक्टिंग करते हुए चुपचाप उसकी रस्सियां ढीली करने लगती है। अब इसी दौरान उसका पैर जलते हुए दिए से टकरा जाता है और पूरे स्टेज पर आग लग जाती है। मोराटी भी इस आग की चपेट में आ जाता है, जिसके कपड़ों में आग लग जाती है। वो जलता हुआ चिल्लाता रहता है। एरियल इस अफरा तफरी में वहां से भाग निकलती है, जिसको एक बाइक मिलती है। वो उसी से वो कंपाउंड छोड़ देती है। अगली सुबह एरियल पुलिस को लेकर वापस उसी कंपाउंड आती है, लेकिन अजीब बात ये होती है कि मोराटी कहीं भागा नहीं था। वो वहीं पर बैठा पियानो बजा रहा था और सामने उन्हीं 5 लोगों की लाशें रखी हुई थी जिन्हें उसने मारा था। बाकी सारे लेवलिस्ट गायब थे। पुलिस मोराटी को गिरफ्तार कर लेती है। अब ये कहानी यहाँ से 2 साल आगे बढ़ जाती है। एरियल अब एक फेमस राइटर बन चुकी है। उसका नॉवेल जो मोराटी के कल्ट पर ही लिखा गया था बेस्ट सेलर बन चुका है। एक इंटरव्यू में आरजे उससे बात करता है। तभी मोराटी का वकील का कॉल आता है जो एरियल से मिलना चाहता है। एरियल को ये काफी अजीब लगता है, लेकिन उसके भी काफी सारे सवाल थे जिसके जवाब उसको नहीं मिले थे, इसीलिए वो जेल जाकर मोराटी से मिलती है। एरियल सीधा सवाल करती है, तुमने उन लोगों को क्यों मारा? मोराटी जवाब देता है, क्योंकि उन्होंने एक आर्टिस्ट का अपमान किया था और हमारे कल्ट में आर्टिस्ट ही भगवान होता है। एरियल दूसरा सवाल करती है, बाकी लेवलिस्ट कहाँ गए? मोराटी हंसते हुए कहता है, वो सब आम लोगों के बीच में छुपे हुए हैं और दूसरों को भी इस कल्ट का हिस्सा बना रहे हैं। जिसके बाद वो एरियल का ही लिखा नॉवेल उसको दिखाकर कहता है, धन्यवाद, आज हमारी बात दुनिया भर में फैल चुकी है सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये सुनकर एरियल हैरान रह जाती है। उसको समझ आता है कि मोराटी ने ये सब प्लान पहले से कर रखा था। उसे इनवाइट करना, वहां की घटनाएं, उसकी जान बचाना सिर्फ इसलिए था ताकि वो इस कल्ट पर एक किताब लिखे और यही किताब उनकी पहचान बन जाए। अब एरियल पछता रही थी। उसको अफसोस हो रहा था कि अनजाने में उसने इस खतरनाक कल्ट को दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। आखिरी में वो मोराटी से पूछती है कि आखिर मैं ही क्यों? जिस पर मोराटी मुस्कुरा कर कहता है, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ था। तुम ना तो पैसों के पीछे भागती थी, ना किसी लालच में थी। हमें ऐसा ही कोई चाहिए था और तुम्हारे जरिए आज हमारा कल्ट हर कोने में पहुंच चुका है। इतना कहकर मोराटी आंखें बंद कर लेता है और एरियल वहीं पर बैठी सोचती रह जाती है इस डरावने खेल की सच्चाई और अपनी अनजानी गलती के बारे में। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जहां एक मासूम रिपोर्टर का सपना एक खतरनाक साजिश में बदल गया, जहां कला के नाम पर एक कलाकार ने इंसानियत की सारी हदें पार कर क्या सच में कला को भगवान मानकर किसी की हत्या को जस्टिफाई किया जा सकता है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
बाकी अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही थ्रिलर और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जहां आपको ऐसी ही एक्सक्लूसिव स्क्रिप्ट्स और वीडियो अपडेट्स सबसे पहले मिलेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और रहस्यमय कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।